तो बिलासपुर आईएएस एकेडमी, और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज सीजीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन जारी करते ही कम से कम थोड़ी सी कोरोना के बाद एक खुशी आई है जो कि सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे उन स्टूडेंट्स पे, खासकर क्योंकि आपका जो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स हुआ था जो कि काफी टफ था, ठीक है, कि मानसून कहाँ से बही और कहाँ से नहीं बही, और काफी अच्छा मानसून अभी चल भी रहा है, ठीक है। तो मानसून से विवादित प्रीलिम्स और उसके बाद क्या था मेंस, जो कि आपका कोरोना के कारण डिले हो गया था, उसका एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है सीजीपीएससी ने, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वो किस डेट्स पे एग्जाम, अब जो नया मेंस होगा वो कब से होगा, और इसके साथ साथ इन मेंस को प्रिपेयर आप किस तरह से कर सकते हैं और कितने दिन है हमारे पास, और हमको किस तरह से अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन को यहां से आगे लेकर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट्स के लिए। मैंने पहले से यहां पर न्यू डेट्स यहां पर मेंशन कर रखा है। अगर न्यू डेट्स को देखेंगे तो देखो 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई, ठीक है। ये 4 दिन आपके एग्जाम होने हैं जो कि आपका ट्रेडिशनल होता है उसी तरह से, मतलब आपका पहला पेपर लैंग्वेज और ऐसे और डे 1 पे होगा, डे 2 पे GS1 GS2, डे 3 पे आपका क्या है GS3 GS4 और लास्ट में आपका क्या होगा GS5 का पेपर होगा, ठीक है। ये तो जनरल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसके बारे में बात हुई, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें हैं जो मैं अब आपको बताने जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला चीज, आपको इन दोनों डेट के जो डेट आज है और जो डेट में आपका एग्जाम होना है इनके गैप के बारे में पता होना चाहिए। आज हम लोग 18 जून में खड़े हैं और एग्जाम आपका कब है 26 को है, ठीक है। तो लगभग हमारे पास कितने दिन बचते हैं यहां से, अगर हम सब कुछ को कंसीडर भी करेंगे, एक्सटेंड भी करके देखेंगे तो लगभग हमारे पास 38 से 40 दिन ही है, ठीक है। 40 भी मैं नहीं बोलूंगा, आपका 35 से 38 दिन ही बोलूंगा, ठीक है। तो कितना आपके पास 35 to 38 डेज। अब जिनको 35 दिन मानना है वो 35 मानिए, जिनको 38 मानना है वो आप क्या करेंगे 38 दिन लेके चलेंगे, ठीक है, कि नहीं मेरे को एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, पर वो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि आपके पास इतना सारा समय तो पहले से ही आप क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 38 डेज में आपको करना क्या चाहिए, किस तरह से आपको इस 38 डेज को यूज करना है ताकि आप मेंस के लिए एक अच्छे कैंडिडेट बनकर सामने आए। क्योंकि पहली बात हमेशा याद रखना है अगले 35 से 38 दिन की सीट्स कितने हैं 172, ये डराने की बात नहीं, ये एक सच्चाई है, ठीक है। और उस सच्चाई को देखते हुए आपको पढ़ना है, क्लियर है। सो अब देखते हैं दूसरी चीज कि ये 38 डेज और 35 डेज जो भी बचे हैं इसमें हमको प्रिपरेशन को किस तरह से सोचना है और कैसे करना है। सबसे पहली बात, काफी लोगों ने फोन किया अभी जब से यह नोटिफिकेशन आया, 1 घंटे के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरा फोन कभी साइलेंट भी हुआ, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं लगातार कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, 40 दिन को हम किस तरह से लेकर चले, तो उन सारे चीजों को देखते हुए देखो 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो कॉमन है सबके। पहली बात कि सर अभी हम लोग आंसर राइटिंग करें या छोड़ दें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी कंटिन्यूअसली कर रहे थे जो वो करें या छोड़ दें, ठीक है। जो नहीं कर रहे थे उनकी तो बात ही अलग है। इसके बाद सर क्या हमें टेस्ट देना चाहिए, अब यहां पर से टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए नहीं कहना चाहिए, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस का क्या किया जाए, सिलेबस का कंप्लीशन नहीं हुआ है अभी, सिलेबस में हम क्या करें, जो सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है क्या हम उसको तैयार करें। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार सिलेबस का कुछ पार्ट्स बचा है इसको मेरे को कैसे करना है, टेस्ट के लिए आपको किस तरह से करना चाहिए, आंसर मैं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। बट ये सारे चीजों को देखते हुए अगर देखोगे तो 3-4 चीजें आपको क्या करना होगा अपने सिलेबस में और अपने स्टडी में इंक्लूड करना होगा। पहली बात, अगर मेरे से पूछते सर टेस्ट देना चाहिए तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली, पर क्या सिर्फ टेस्ट में ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो मैं बोलूंगा नहीं, टेस्ट के साथ साथ आप क्या करेंगे डेली बेसिस में भी आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करना चाहिए, ठीक है। और सर क्या सिलेबस को हमको पूरा पढ़ना है, तो नाउ यहां पर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिफर कर सकता हूं कि अब यहां पर सिलेबस आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था आपने एक बार पढ़ लिया है, आई थिंक अभी तक पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको अब सिलेबस में थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी और स्मार्ट वे में जाना पड़ेगा और अपने सिलेबस को एक दूसरे पैटर्न में कवर करना होगा। जो नॉर्मल आप क्या करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ना है। इसका पढ़ाई को आपको क्या करना होगा, तरीके को बदलो, थोड़ा सा बदल लो। इन 35 डेज में बोर्ड और इन 35 दिन का जो प्रिपरेशन होगा, इन 35 दिन से आप अपनी किस्मत लिख दोगे, इन 35 दिन के एग्जाम से आप अपने आप को बदल दोगे, जैसा बोल रहा हूं अगर आप उस तरह से इंप्लीमेंट कर पाए तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है, सिलेबस में आपके जो भी पेपर्स हैं पहले तो आप सीजीपीएससी के एरिया को समझिए और सीजीपीएससी के उन पेपर्स को समझिए जो पेपर आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो सिलेक्शन और रिजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन सा पेपर है, वो है आपका एसए का पेपर, ठीक है।
क्योंकि यहां पर स्कोर आपके काफी अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ आपका क्या है, लैंग्वेज का पेपर, और लैंग्वेज के साथ साथ जो एक और पेपर है वो क्या है आपका, अप्लाइड बिहेवियर साइंस, सॉरी अप्लाइड बिहेवियर साइंस ना, पूरा साइंस का ही पेपर ले लीजिए, जो आपका क्या है जीएस आपका पेपर 4, ठीक है, पेपर 4, जहां पर आपका क्या है साइंस, मैथ्स और व्यवहारिक साइंस, अप्लाइड बिहेवियर साइंस। मैं क्यों उन तीनों सब्जेक्ट्स को अलग कर रहा हूं बाकी सिलेबस से, क्योंकि वो ऐसे पेपर है वहां पर आप जो लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, वहां पर आपके मार्क्स नहीं काटे जाते, वहां पर डायरेक्ट आपने जो लिखा है वो मार्क्स मिलेंगे। ऐसे में हाँ, ऐसे में फुल मार्क्स नहीं मिलते, बट ऐसे में भी आपका क्या है, एक कॉमनली आप 30-35 मार्क्स पर ऐसे इजीली स्कोर कर सकते हैं। और 4 ऐसे में अगर आपने 32 मार्क्स को भी एवरेज बनाया, 35 को अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने 32 मार्क्स भी एवरेज बनाते हो तो भी आप क्या कर रहे हैं, 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप इजीली अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 140 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, और 3 पेपर में बिलीव में किसी ने 140 प्लस स्कोर कर दिया है तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में अगर आपका एवरेज मार्क्स भी आता है, मतलब 100-110 तक भी आप लाते हैं, पर अगर वो 3 सब्जेक्ट में आपने उतना एज ले लिया तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और वहां पर क्या है, जो है वही लिखना है और वैसे ही लिखना है और आपका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो फिक्स है। ऐसे में आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो कि सर ऐसे कैसे फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ टॉपिक्स होते हैं उसी के आसपास ही ऐसे आपका बार बार पूछा जाता है, जो करंट अफेयर में है उसी से ऐसे बनेगा, और ऐसे के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 18 से 19 ऐसे करा दिए हैं, और अभी भी हम 2-4-10 दिनों में है और भी ऐसे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूरे ऐसे का वीडियो एक्सेस कर सकते हैं और आप ऐसे का प्रिपरेशन मेरे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे साथ जो नहीं जुड़े हैं, हाँ, हम क्या करेंगे, ऐसे का एक नया कोर्स क्रिएट करके ही हमारे ऐप में होगा, आप अगर चाहें तो वहां से उसको लेकर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और ऐसे का प्रिपरेशन उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टॉपिक ऐसे के सीजीपीएससी के आसपास अभी घूम रहे हैं, हमने सारे ही लगभग कवर किए हैं, और ऐसे राइटिंग का आपको एक अच्छा आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर रिलाई कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी इन डेट्स को देखेंगे तो आपके पास कितने हैं, अगर 35 डेज के देखेंगे तो हमारे पास 5 हफ्ते हैं। 5 हफ्ते में अगर आप पर वीक भी 2 ऐसे लिखते हैं तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, 10 ऐसे को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप कम से कम हर वीक 2 ऐसे प्रैक्टिस करिए लिखने का, जिससे आपका ऐसे राइटिंग अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ साथ बचे हुए ऐसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो से देखकर आप कंटेंट उठा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, 35 के 35 डेज पढ़ना चाहिए, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। लैंग्वेज को इतना आप अच्छे से पढ़िए, चाहे आप हिंदी में आप एकदम सर्व ज्ञाता हो, हिंदी छत्तीसगढ़ी के, आप फिर भी लैंग्वेज पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज आपको 160-170 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और पेपर 4 को भी, ठीक है। तो देखो अब अगर आपने इस तीनों को एक साथ फिक्स किया हुआ है, अभी तो इसके में हम आएंगे, ठीक है। तो अगर इन तीनों को अगर आपने फिक्स किया हुआ है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले बात अपना एक टाइम टेबल और अपनी एक रूटीन को फिक्स करना होगा, जो कि हम ये कर सकते हैं कि हम अपने डे को 3 हाफ में बांट देते हैं। अपने पूरे दिन को आप 3 हाफ में बांट के चलिए, कोशिश करिए इस तरह से, ठीक है, कि आपको 12 घंटे कम से कम, देखो यार अब तो सीधी बात है 40-35 दिन की बात है, और आपको 12 घंटे 14 घंटे आपको अपने जीवन के लिए बैठना होगा। कोरोना वायरस के साथ अपने 2 साल देख चुके हैं कितने टफ होते हैं, ठीक है, और एटलीस्ट अभी मौका है तो इसको क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप 3 भागों में बांट लीजिए। पहला हाफ, सपोज करो कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, सबका टाइमिंग अलग होता है, ठीक है। जो भी टाइमिंग है, मैं एक सपोज टाइम लेकर चलता हूँ 7 बजे से, क्लियर है। तो 7 AM से अगर कोई दिन स्टार्ट करता है तो 7 to 7:30 और 7:45, ये एक पहला सिटिंग आप बनाइए, और हमेशा इस पहले सिटिंग में क्या करो, इनको ही पढ़ लो, इनको ही खत्म करो, ये सब्जेक्ट्स को जो मैंने क्लब करके दिया, इनको तो आप रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज और पेपर 4 को आप पूरा का पूरा 5 दिन पढ़िए, 5 दिन या 6 दिन जो भी है, और 1 दिन आप पूरा का पूरा ऐसे पे काम करिए, जिससे आपका ऐसे भी तैयार हो जाएगा और लैंग्वेज और वो पेपर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। 5 दिन मंडे टू फ्राइडे में आप क्या कर सकते हैं, देखो कितने घंटे हमारे पास, 3.5 घंटे के हिसाब से हैं, तो 1.5 घंटे आप क्या पढ़ रहे हो, 1.5 से 2 घंटे आप लैंग्वेज पढ़ लो, और बचे हुए 1 से 1.5 घंटे आप पेपर 4 को पढ़ते चलिए, वो क्योंकि एकदम सॉलिड मार्क्स है, वहां जो लिखोगे वो पूरा मिलेगा, ठीक है। और वीक में आप क्या कर सकते हैं, वहीं पर, क्योंकि हमारे पास दिन बचे हुए हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, जाकर ऐसे का प्रिपरेशन कर सकते हो। अच्छा, ये वाला जो सेकंड शेड्यूल आप बनेगा, जो लगभग आपका सपोज कर लो 11 बजे से लेकर 2 से 2:30 बजे तक जो भी है, 11 से 2 या 11 से 2:30 बजे का हम एक शेड्यूल ले लेते हैं। तो इस वाले शेड्यूल में आपको क्या करना है, इस चीजों पे फोकस करना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे हम ही बात करते हैं, आंसर राइटिंग या टेस्ट राइटिंग के ऊपर आप यहां पर जाइए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीक में 2 दिन टेस्ट पेपर लिख लो, और बाकी दिन आप क्या करो, 5 से 10 आंसर लिखने का प्रैक्टिस करते रहो डेली। अब आंसर कैसे लिखना है, किस चीज का आंसर लिखना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो एक शेड्यूल आप यहां बना लीजिए, और जो तीसरा शेड्यूल यहां पर बनेगा, इसके बाद आप रात को जब तक जग सकते हैं, जब तक पढ़ सकते हैं, यहां पर अभी आप क्या करो, इनिशियल 15 दिन
अभी शुरू के 15 दिन जो भी आपके पास जो दिन बचे हैं उसमें से शुरू के 15 या 10 दिन, 15 दिन भी आपका ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आप क्या करो 10 से 12 दिन आप क्या करना, ऐसा कोई सब्जेक्ट का पार्ट होगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जिसको आपने पढ़ा ही नहीं, जो आपको पढ़ना चाहिए था, उसको पहले कवर कर लो। ठीक है, कोशिश करना कि उसको क्या करो थोड़ा सा लंबा पढ़ के खत्म कर लो। फिर 10 दिन या 12 दिन से ज़्यादा नहीं देना, उसके बाद आप पढ़ना ही नहीं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना, सब चीज़ को रिविजन करना है। 3 बार कम से कम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा टोटल, अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसके बाद 2 बार रिवीजन हो तो 3 टाइम्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर एग्जाम में पेपर में आंसर याद आएंगे, नहीं तो याद ही नहीं आएंगे, कुछ भी लिख कर आ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, ये तीनों पार्ट को सिंक करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आंसर राइटिंग और टेस्ट। क्लियर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं का भी देखो, टेस्ट मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा है जाके वही दीजिए। टेस्ट मतलब ये भी होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बिलीव मी, मैं बोलता हूं 2014 से लेकर 2020 तक का सारा पेपर को आप क्या करो, एक एक दिन करके बैठ के लिख लो, 3-3 घंटे। GS1 हो गया, GS2 ऐसा कर करके 3-3 घंटे बैठ के लिख लो, तो भी आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। या तो आप कहीं पर टेस्ट जाएंगे, जो नए क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये सब चीज को भी कवर करना होता है, तो या कहीं पर आप टेस्ट सिंक कर रहे हैं तो टेस्ट के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हैं, पर डेली बेसिस में आंसर प्रिपेयर करना। अब रही बात थर्ड चीज, ये सिलेबस जो इतना बड़ा है, क्या सर इसको किस तरह से हमको कवर करना है। तो देखो 3 पेपर तो हो गया, इसके बाद बचेगा हमारे पास क्या, 4 पेपर। ठीक है, अब वहां पर जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें हैं, इसको आप बहुत बार पढ़ते हैं, साल भर तो यही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, पहली बात तो घबराना ही नहीं, पैनिक होना ही नहीं, जितना डरोगे उतना ज्यादा पेपर बिगड़ेगा। तो फिर करना क्या चाहिए, जब घबराना नहीं है तो आपको क्या करना है, सिलेबस को कवर करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, अ ट्रिक, यहां पर जो आपको ये ट्रिक काम आएगा, और मैं बता रहा हूं आपको इस 35 दिन में इस ट्रिक से आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। लर्न थ्रू क्वेश्चंस, लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर के साथ हम अब पढ़ेंगे। क्या करना है, आप सपोज करो आपको GS1 का पेपर तैयार करना है। ठीक है, जैसे हमारा अगला टेस्ट क्या है, GS2 का टेस्ट है। आज GS1 का पेपर था, नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा, GS2 का होगा। अब आपको GS2 के पेपर की तैयारी करनी है, सपोज करो। ठीक है, तो आपके पास कितने दिन मिल रहे हैं आपको GS2 तैयार करने के लिए, 5 से 6 दिन मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 2014 से लेकर अभी तक का जितना भी GS2 का पेपर है वो आप एक तरफ कर लो, साथ ही साथ हमने राउंड 1 लिया था टेस्ट, उस राउंड 1 का पेपर एक तरफ कर लो, और उसके सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो 1 घंटे बैठ के कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर्स को अपने कॉपी में खोजो। जो भी आपका नोट्स है, अब आप नोट्स में क्या नहीं पढ़ना है, अब आपको क्वेश्चन आया है कोई, सपोज करो क्वेश्चन क्या आया है कि भारत में प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या आयाम उठाए गए हैं या क्या क्या कदम उठाए गए हैं, व्हाट ऑल स्टेप्स आर टेकन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो आपका पेपर 2 का सीधा सीधा क्या दिख रहा है, नीचे सिलेबस में एक पार्ट है RTI, एक पार्ट है लोकपाल, लोक आयुक्त, सिटीजन चार्टर, ये सारा चीज होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हाँ उस क्वेश्चन का एक आंसर प्रिपेयर करना, और आपने क्या किया, 4 से 5 टॉपिक को खत्म कर दिया। जब आप क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा, रिटेन भी रहेगा। और क्या करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को नीचे में लिख देने हैं, वहीं पर एक पेज बना लेना कि पेपर 2 में ये वाले क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। ये काम करने में आपको भले की जो अभी लगेगा लगभग नेक्स्ट 20-25 डेज में आपका, या 22 दिन में ये खत्म होगा, ये जो काम मैं बता रहा हूं। पर जब आप इस काम को कर लेंगे तो उसके बाद 10 दिन में आप रिवीजन करोगे और 2 बार रिवीजन कर जाओगे, और आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स ही याद रहते हैं एग्जाम के ऊपर, और उसी से आप क्या करते हो, अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो प्लीज अभी आपको क्या करना है, लर्न थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, टेस्ट का पेपर उठाओ, और उसके सारे आंसर्स के थ्रू लर्न करना। मॉडल आंसर पढ़ने की कोशिश नहीं करना है कि बहुत लोग रहेंगे मॉडल आंसर लाएंगे, आप अपना आंसर क्रिएट करने के पीछे जाइए। मॉडल आंसर से कुछ नहीं सीखोगे, क्या करोगे, कोशिश करोगे कि उसमें लिखा क्या था वही लिख कर आता हूं, बजाय उसके कि हमको क्या आता है वो लिखें। तो मॉडल आंसर्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, समझने के पीछे भागना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग को एग्जाम के ऊपर लेकर जाना है, जिससे कि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो पाए। ठीक है, तो प्लीज लर्न थ्रू क्वेश्चन आंसर। अगर आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा आपका, एक तो पहली बात आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी वहीं पर हो जाएगा, इसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, सिलेबस भी कंप्लीट कर गए, और आप क्या करोगे, काफी ज्यादा टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो आप 35 के 35 दिन आप क्या कर सकते हो, टेस्ट पेपर, आंसर राइटिंग और सिलेबस को एक साथ कर सकते हो, सेग्रीगेटेड करने की जगह। और इन 3 सब्जेक्ट को क्या करना, अलग ही रखना, इनको अलग पढ़ते ही रहना, वो 4 घंटे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सिलेबस बहुत छोटा दिखने लगेगा आपको, और साथ ही साथ उसको कवर करने में आपको भी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद थोड़ा सा स्मार्ट जाना, क्योंकि देखो 35 से 38 दिन बहुत कम टाइम फ्रेम होता है।
साल भर आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा। चूजी बोलेंगे तो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस को देखें, उनके नेचर्स को देखें, उसी के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो, ये बहुत रेयर होता है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाए। एक आध आ सकता है, पर एकदम एग्जैक्ट वही पेपर आ जाए, ये तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं उन टॉपिक को पढ़ना, उनको अवॉइड कर सकते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो उन टॉपिक्स को आप एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं। अगर उन टॉपिक्स को भी अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप भी आपका सिलेबस से आप बहुत सारे टॉपिक को हटा सकते हैं। ठीक है, हाँ रिस्कियर है, रिस्क तो बिल्कुल है कि सर ऐसा करने से कहीं आ गया, हमसे छूट गया, तो वो रिस्क तो है, पर अभी तक आपको इतना रिस्क अगर अभी तक समझ आता तो डेफिनेटली आपका एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होता पढ़ के। मैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप पूरा पढ़िए। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले भी रिस्क समझ नहीं आ रहा था, तो अभी आप रिस्क को समझोगे क्या। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से जाना, वर्क हार्ड। यहाँ पर क्या है, वर्क हार्ड एंड इन अ स्मार्ट वे, मतलब आपको 12 से 14 घंटे यहाँ देना ही है। अब ये मत कर लेना कि नहीं अभी तो रिदम नहीं आया है, रिदम आएगा, लाइब्रेरी में बैठूंगा, रूम में नहीं पढ़ाई हो रही है, ये सब करोगे तो क्या होगा, वापस खत्म हो जाएगा सब कुछ। सीट्स बहुत कम है, बिलीव मी, आपको यहाँ पर अपने आप के लिए लड़ना ही होगा। आपने जो चीज़ को चालू किया है उस चीज़ को आपको अचीव करना ही होगा। और आप अगर एग्जाम में अच्छा नहीं लिखेंगे तो आपका सीट कोई और ले जाएगा, और कोरोना में जो आपने 2 साल वेट किया है वो साल और बढ़ जाएगा। तो आपको एक ही चीज अपने दिमाग में फोकस बैठाना है, अपने आप के लिए पढ़ना है और अपने फ्यूचर को लिख कर आना है इस बार पेपर के ऊपर। आंसर्स मतलब आपका फ्यूचर है, और अपने फ्यूचर को लिखने के लिए हर दिन पेन चलाना पड़ेगा आंसर शीट के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर। डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ बैठ के सिलेबस जो कंप्लीट करेंगे, रट रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप एग्जाम के ऊपर भी नहीं लिख पाओगे। ये मैं बता देता हूं आपको अभी से, होता है ऐसा, बिलीव मी। इसलिए बोल रहा हूं डेली लिखना है, आंसर डेली लिखना है। आप चाहे कितना भी लिखिए, टेस्ट पेपर्स को आप सॉल्व करें और साथ ही साथ उन्हीं के थ्रू अपने सिलेबस को खत्म करें। अब सिलेबस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं कि एक बार GS1 पूरा पढ़ लूँ 5 दिन फिर पेपर देखूंगा, ऐसा मत करना, ऐसा प्लीज मत करना, नहीं तो क्या होगा, पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को तो पहले अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये जो भी आप हमारे टेस्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी हमारे ऐप में भी पहले अवेलेबल कराया है और मार्केट में भी अवेलेबल करा देंगे। जिनको वहां से लेकर सॉल्व करना वो कर सकते हैं, जिनको ऑफलाइन आकर यहाँ पर अटेंड करना है वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, उन्होंने भी अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए होंगे, उनके पास भी आप जा सकते हैं। अगर आपको किसी के पास नहीं जाना है तो प्लीज मत जाना, लेकिन क्या कर लेना, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ऐसे के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जिसको भी ऐसे या किसी भी चीज में डाउट हो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। बहुत लोग हैं सर कि हमने रजिस्टर नहीं किया, क्या हम पूछ सकते हैं? सर हमने रजिस्टर नहीं किया। देखो यार, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपने रजिस्टर किया है तभी आप मेरे से बात करोगे या मेरे से पूछ सकते हो। द कोचिंग इज ओपन फॉर एवरीवन, आप सभी के लिए ओपन है, हमेशा ओपन है। आपको जिसको भी जो पूछना है वो वैसे पूछ सकता है, जो भी मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप अपना जो भी मेंस लिख रहे हैं मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आप लोगों के पास मोस्टली हैं, या तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर छोड़ देंगे हमारा। ठीक है, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर देना। डायरेक्ट कॉल करने से बेटर आप व्हाट्सअप करना, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं पे बिजी हूँ। ठीक है, हम आजकल ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, हो सकता है आपका फोन नहीं उठाएं और रिस्पांस ना हो। इससे बेटर है कि आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, आई जस्ट राइट माय नंबर, यहाँ पे अपना नंबर लिख कर जा रहा हूँ और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो पंकज गुप्ता, तो आप लोगों को नाम तो पता ही होगा। ठीक है, पंकज गुप्ता, एंड प्लीज टेक माई नंबर 8700879913। ठीक है, जो भी मेंस अपीयर हो रहे हैं कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिलेबस के जितने भी हैं, ठीक है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी GS का पेपर हो, कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कुछ भी है, आपको लगता है कि नहीं उस चीजों का आंसर आपको मिलना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है उसका फोटो ले लेना, स्नैपशॉट करके मुझे कहाँ कर देंगे, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, आपको उस चीज़ों पे गाइड किया जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं सर बात करना है, कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पर व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, सर आई नीड टू टॉक विथ यू, या हमको आपसे बात करना है, डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा, या तो आपको टाइम दिया जाएगा जिस टाइम पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बस आप इतना ही बोलूँगा, मैं आपको बहुत सारा समय नहीं लूँगा। आप लोगों को भी चादर हटाना होगा, कुछ लोगों को टेबल साफ करना होगा,
फिर से बैठना होगा, तो वो सब आप लोग बिल्कुल जाकर यहाँ से करेंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वेट नहीं करना है कि कल या परसों का, बिल्कुल जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं अगले पल पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। सो विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एंड दिस इज द टाइम टू राइट योर लाइफ। अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को लिखने का एक अच्छा मौका है एंड यू हैव द 35 days टू राइट द ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ के, अपने फ्यूचर का सबसे अच्छा स्क्रिप्ट लिखो इस 35 दिन में। सो विश यू ऑल अगेन द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एंड हियर वी गो। थैंक यू ऑल।